चलो शांत, एकदम शांत, बिल्कुल शांत आता चला। लास्ट टाइम हम ये बेसिक देख लिए थे। बेसिक में हमने देखा कि एसिड और बेस से साल्ट और वाटर पैदा होता है। उसके बाद हमने देखा एसिड कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है तो साल्ट CO2, एसिड मेटल है तो साल्ट एंड हाइड्रोजन। शांत शांत प्लीज, शांति बनाए रखे, शांति के साथ रहे प्लीज, शांत एकदम शांत। चलो एक मिनट। उसके बाद एसिड को अगर वाटर में डालोगे तो हाइड्रोनियम आयन पैदा होगा, बेस को डालोगे तो ऑक्साइड मतलब हाइड्रोक्साइड आयन पैदा होगा बेटा। और दूसरी बात, अरे अरे बाबा ठीक आहे, मातृभाषा बिनकामाच्या गोष्टीत जास्त इंटरेस्ट घेणार। चला उसके बाद नॉन मेटल, मला कळतंय की मातृभाषा आहे म्हणून, काय मी एवढं काय एवढं कशाला मग बॉलिवूडचे पिक्चर बघता रे, कशाला बघता बॉलिवूडचे पिक्चर? हा मातृभाषा करता तर एवढी, आणि इंग्लिश तरी कशाला शिकता मग? बरं शांत, चला फालतू गोष्टीत इंटरेस्ट नाही आपल्याला, गपीकडे लक्ष द्या। नॉन मेटल, मेटल्स, मेटल का सब कुछ क्या होगा? नॉन मेटल का सब कुछ एसिडिक, मेटल का क्या होगा? सब कुछ बेसिक। सो मेटल्स, नॉन मेटल्स है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मेटल्स है इलेक्ट्रॉन डोनर्स, राइट। ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स जैसे कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ClO2, NO2। मेटल्स के ऑक्साइड ये है, ये मतलब मेटल्स का हर कुछ क्या होगा? बेसिक। और नॉन मेटल का हर कुछ क्या होगा? एसिडिक। इतना याद रखना इसमें, और कुछ नहीं। उसके बाद आयंस देखे हमने, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये चल रहा था हमारा, हमने बताया कि बेटा जो फर्स्ट मेंबर है किसी भी पीरियड के, सॉरी किसी भी ग्रुप के, वो क्या करेंगे? एवढा एक चॅप्टर घेऊया फक्त, आता अर्धवट सुरू केला तर नंतर बघूया। ऑक्सीजन मतलब जो भी है, पहले पहले मेंबर्स जो भी है, हर ग्रुप के पहले मेंबर्स वो कैसे है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, सॉरी उनकी साइज छोटी है, और दूसरी चीज उनके पास क्या नहीं है? बोलो कौन फास्ट? दे डू नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। नंबर 1 क्या? उनकी साइज स्मॉल है, और दे डू नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, देयरफॉर दे शो एक्सेप्शनल बिहेवियर। तो क्या क्या एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाते हैं? चलो, तो ऑक्सीजन फॉर्म करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तो मैंने बताया कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन तीनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन डायमर है, यानी डाई है, बाकी सभी पॉली है, जैसे कि इसकी तरह ये भी डाई है। अब डाई N2 भी है, O2 भी है। उसके बाद है ऑक्सीजन गैस है, बाकी के इसके सभी मेंबर्स सॉलिड है। फिर वही पी पाई ऑक्सीजन भी फॉर्म करता है, बाकी के डी पाई करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन छोटा है तो पी पाई और उसके पास छोटा होने की वजह से स्ट्रॉन्ग पी पाई बॉन्ड वो प्रोड्यूस करता है। इट डज नॉट शो +4+6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? ये ऐसे, राइट। अब ये तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो इजीली दिखाता है, लेकिन 4 और 6 दिखाने के लिए इसको ना, इसको ये करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? एक्साइट, जो कि वो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? डी ऑर्बिटल नहीं है। ड्यू टू लैक ऑफ डी ऑर्बिटल ऑक्सीजन कैनॉट एक्साइट एंड हेंस इट कैनॉट शो द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ +4 and +6। सल्फर ऑन द अदर हैंड वेरी इजीली शोज +4+6। फॉर एग्जांपल SF4 एंड SF बोलो 6। हाइड्राइड, इसका हाइड्राइड लिक्विड है बेटा, H2O। हाइड्राइड का मतलब है इसका कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ, जबकि H2S गैस है। जो भी है, मतलब ये इसका हाइड्राइड ही लिक्विड है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इसका, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज्यादा होता है। देखिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट है इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों ज्यादा है। देखा जाए वैसे तो इसके बारे में डिटेल्स हम बाद में देखने वाले हैं। ऑक्सीजन की फैमिली ऐसी है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। इनके हाइड्राइड्स क्या होंगे? H2O। बोलो बोलो रे बेटा, H2S। बोलो आगे, H2SCS, राइट। तो ये जो हाइड्राइड्स है, वैसे देखा जाए तो इनका मास ऊपर से नीचे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कम हो रहा है। सो हाइड्राइड का मास ऊपर से नीचे कम हो रहा है या बढ़ रहा है? बोलो, इंक्रीज हो रहा है। अरे बाबा शांत बस रे पिल्ल्या, बघा ऑक्सीजन से लेकर टेलुरियम तक मास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब मास बढ़ेगा
तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ना चाहिए, एक्चुअली बढ़ता भी है। तो अगर आपने ग्राफ देखा इसे, इधर ऑक्सीजन का, इधर सल्फर का, इधर सेलेनियम का, टेलुरियम का, तो एक्चुअली इनका बॉइलिंग पॉइंट ऐसे बढ़ना चाहिए, तो बढ़ता भी है इस तरीके से, राइट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, समझ रहा है। लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में जरा केस उल्टी होती है, मतलब ये ऐसा कम होने की जगह पर इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। देखो जरा, मतलब एक्चुअली क्या होना चाहिए, सबसे कम है होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने से क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। अब एक तो खुद का वेट ज्यादा होना चाहिए, या फिर यूनियन ज्यादा अच्छा होना चाहिए। बात सही है ना? मतलब वेपराइज होने का मतलब क्या है? अब H2S गैस है, H2S गैस है, जबकि इसका मॉलिक्यूल हेवी है ना, इसका मॉलिक्यूल तो लाइटर है, लेकिन फिर भी ये लिक्विड है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये तो हेवी है, हेवी होने से तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका ज्यादा है। अब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? हवा में उड़ना, लिक्विड से गैस में जाना। अब लिक्विड से गैस में अगर कोई चीज जाती है तो वो इजिली उड़ सकती है। तो उड़ कौन सकता है, हल्का या भारी? हल्का। तो ये तो हल्का है, तो ये इजीली उड़ना चाहिए, लेकिन नहीं उड़ता। क्यों? क्योंकि ये खुद हल्का है, लेकिन ये पकड़ के रखता है 100 लोगों को, है ना? बात समझ में आई? खुद हल्का है, लेकिन 100 लोगों को पकड़ा तो सब मिलके क्या हो गए, भारी, तो वो उड़ नहीं पाते। समझ में आया सब कुछ क्या हो रहा है, राइट? तो बेटा ऑक्सीजन और सल्फर ये भले ही हेवी है, लेकिन इसकी बॉन्डिंग की ताकत बहुत ही ज्यादा है, इसलिए इसका बहुत बड़ा गोला बनता है और वो ऊपर नहीं उड़ पाता। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, जबकि सबसे कम होना चाहिए। हाइड्राइड इज लिक्विड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी के सभी तो मतलब गैसेस है। फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड्स, ऑफ कोर्स मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है, पाई बॉन्ड वगैरह फॉर्म करता है, डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। वैसे देखा जाए तो सल्फर भी करता है मल्टीपल बॉन्ड, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी तरीके से करता है, मतलब बहुत ही फास्ट। मोर आयोनिक कंपाउंड, इसके कंपाउंड आयोनिक होने चाहिए। अब देखो बेटा, जैसे नॉन मेटल और इसके ज्यादातर कंपाउंड तो कोवैलेंट ही होने चाहिए। अब कि ए और बी के बीच का कंपाउंड भले ही कोवैलेंट हो, लेकिन इसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर होता है। आयोनिक में कोवैलेंट कैरेक्टर होता है और कोवैलेंट में आयोनिक कैरेक्टर होता है। कोवैलेंट में आयोनिक कैरेक्टर यानी हम बोलते हैं उसको कैसा बॉन्ड, पोलार कोवैलेंट बॉन्ड। कैसा बोलो, पोलार कोवैलेंट बॉन्ड। तो पोलार क्यों होता है बेटा? क्योंकि इन दोनों के बीच क्या होता है, क्यों पोलर, क्यों पोलैरिटी आ जाती है बॉन्ड के अंदर? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या होता है, ये बी की तरफ खींचा चला जाता है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के लिए एक की कम और एक की ज्यादा होनी चाहिए। अब ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा है, इससे तो बड़ा सिर्फ एक ही है बंदा, वो है फ्लोरीन, बाकी सभी तो इससे कम है। इसलिए ऑक्सीजन किसी के भी साथ अगर बॉन्ड बनाएगा ना, किसी के भी साथ, सल्फर हो, फास्फोरस हो, क्लोरीन हो, या फिर और कोई हो, तो बॉन्ड पोलार होता है, क्योंकि इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। इसके बॉन्ड्स मोर आयोनिक होते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये तो हमने देखा है एक्सेप्शनल केस। 17th 18th और 16th ग्रुप में क्या होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए सबसे, लेकिन दूसरे मेंबर से कम होती है ड्यू टू एक्सेप्शनली। क्यों? पहले वाले मेंबर की दूसरे वाले मेंबर से ज्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, लेकिन उल्टा होता है। क्यों? ड्यू टू एक्सेप्शनली। इसका क्या होता है रे बेटा? मैंने बताया तो था, नहीं रे, स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की क्राउडिंग बहुत होती है उसके ऑर्बिट में, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, और आने वाले इलेक्ट्रॉन को वो रिपेल करता है उस वजह से। तो ये हो गया इसका। वैसे ही ये फ्लोरीन, फ्लोरीन भी क्या करेगा, एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाएगा। हम आराम से ये चैप्टर कर रहे हैं अलग तरीके से, मतलब अगर एक्सेप्शनल बिहेवियर है तो सभी का एक्सेप्शनल बिहेवियर एक साथ पढ़ेंगे, अगर प्रॉपर्टीज है तो सभी की एक साथ, फिजिकल प्रॉपर्टीज सभी की एक साथ, जिससे कि याद करने में आसान जाता है। तो फ्लोरीन, फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, बाकी किसी का औकात नहीं है। हाइड्राइड इसका लिक्विड है, HF लिक्विड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड बाकी सभी गैसेस है। HCl आपको लगेगा लिक्विड है ना सर, तो ऐसी बात है क्या, बोलो? HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो लिक्विड है कि नहीं? तो फिर यहां पे गलत दिया क्या? हाँ,
बोलो। हाँ, रूम टेम्परेचर पे भी अब HCl से आप टॉयलेट वगैरह धोते हुए तो आपको पता ही होगा ना, घर में होता है ना एसिड, वो तो HCl ही होता है। डाइल्यूट का मतलब बेसिकली वो HCl अकेला नहीं होता, HCl गैस डिजॉल्व इन वाटर, ऐसा होता है वो। और गैस एक बार वाटर में डिजॉल्व हो जाए तो वो भी लिक्विड बन जाएगा। HCl प्योर अगर देखा जाए तो रूम टेम्परेचर पे क्या है, गैस ही है, लेकिन HF गैस नहीं है, लिक्विड है। वही वजह है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, बोलो बोलो एक बार, किस वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने से बॉइलिंग पॉइंट उनका ज्यादा होता है बेटा। किसका, HF का, H2O का, और इसलिए ये लिक्विड है। लेकिन इसका भाई HCl ये लिक्विड नहीं है, HCl गैस ही होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। लेकिन हमको जो लिक्विड दिखता है हर रोज की जिंदगी में, हम जिसको इस्तेमाल करते हैं, वो लिक्विड क्यों होता है, क्योंकि वो अकेला HCl नहीं होता, HCl डिजॉल्व इन वाटर, इसलिए वो लिक्विड लगता है, राइट। मच रिएक्टिव, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है ये। उसके बाद है ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये अकेला ही बंदा है जिसकी एक ही ऑक्सीडेशन, नहीं वैसे तो अल्कली मेटल्स भी है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इसलिए -1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी दिखाता है। अब ये गलत है एक्चुअली, क्यों गलत है, क्योंकि ओनली -1 एंड 0, 0 भी तो दिखाता है, एलिमेंटल फॉर्म में तो 0 ही दिखाएगा ना। अरे सही बात है ना, एलिमेंटल फॉर्म में 0 दिखाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, और -1 भी दिखाता है, लेकिन प्लस कभी नहीं दिखाता। जबकि क्लोरीन वगैरह दिखाते, ये क्लोरीन के साथ अगर ये हाइपोक्लोरस एसिड बना दिया तो किसकी तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन करने के बाद, बोलो ऑक्सीजन। यार ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो अब कौन सा आएगा इसके ऊपर चार्ज, प्लस आएगा। तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी दिखाता है, ये +7 तक दिखाता है, क्योंकि अगर और 2 ऑक्सीजन जोड़ोगे तो वही होगा। लेकिन फ्लोरीन नहीं दिखाता, क्यों, क्योंकि सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे कोई इलेक्ट्रॉन चुरा ही नहीं सकता। चलिए, इसके कंपाउंड्स मैक्सिमम आयोनिक होते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। नो पॉलीहैलाइड आयंस, देखिए आयंस तो हैलाइड के X- होते हैं, लेकिन कभी कभी X3- इस तरीके के आयन भी पैदा करता है हैलाइड, इसे बोलते हैं पॉलीहैलाइड आयंस। तो ये फ्लोरीन नहीं पैदा करता, बाकी के सभी करते हैं, Cl3- वगैरह, लेकिन F3- वगैरह एग्जिस्ट नहीं करता। और फिर से वही एक्सेप्शन, फ्लोरीन की क्लोरीन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, बोलो बोलो बोलो, कम है। एक्चुअली क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन कम है। क्यों कम है, ड्यू टू स्मॉल साइज। अब हम चलते हैं बेटा प्रिपरेशन की तरफ। जितने भी कंपाउंड है उनका प्रिपरेशन करेंगे, किस तरीके से उनको प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहला बेचारा है नाइट्रोजन गैस। हमको नाइट्रोजन गैस, देखिए हम एक एक कंपाउंड देखने वाले, 15वें ग्रुप का, 16वें का, 17वें का। 15th के अंदर कौन है, ये अपना नाइट्रोजन, उसके बाद कौन है, फॉस्फोरस। पहले दो दो एलिमेंट को पढ़ेंगे हम और उनके कंपाउंड्स को, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। इसके कंपाउंड्स कौन कौन है बेटा, नाइट्रोजन, अमोनिया वगैरह। तो इनको पढ़ना है हमको बस, और कुछ नहीं। तो ये पहला है N2। तो इसका प्रिपरेशन, अब सबसे पहले तो N2 हवा में सबसे ज्यादा होता है, 71% होता है, राइट। और हमको ये पता है, सॉरी 78% होता है। तो हमको हवा से ही इसको निकालना है। लेकिन हवा से कैसे निकालेंगे, गैसेस तो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, उनको तो सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। ये ऐसे थोड़ी है कि मतलब वाटर है उसके अंदर रेती है उसको निकाल दो, या फिर वाटर वाटर के अंदर क्या डालो आप, ये डाल दो, साल्ट डालो, फिर भी हम निकाल सकते हैं उसको। कैसे निकाल सकते हैं साल्ट को, इवेपोरेशन कर दो, इवेपोरेशन करोगे तो वाटर चला जाएगा, साल्ट तो नीचे रह जाएगा। लेकिन ये तो गैसेस है, इसको कैसे निकालोगे, हाँ। कुछ भी लगाओ, स्क्रीन लगाओ, स्क्रीन मतलब छन्नी, चाळनी, राइट, उससे भी कुछ नहीं होता। तो इसको सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और डिस्टिलेशन किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, व्हाट इज द बेसिक, यस बहुत अच्छी बात, क्या किसके ऊपर डिपेंड करता है वो, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, नॉट ऑन बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। और नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है बेटा 77 केल्विन और ऑक्सीजन का है 90 केल्विन, और डिफरेंस है। लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एयर को पहले लिक्विड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एयर को लिक्विड, और लिक्विड एयर को डिस्टिलेशन कॉलम में डालोगे तो नाइट्रोजन ऊपर से, ऑक्सीजन नीचे से, इसे बोलते हैं डिस्टिलेशन कॉलम। डिस्टिलेशन बहुत ही काम की चीज होती है, बहुत ज्यादा काम की चीज होती है, राइट।
केमिस्ट्री में तो भूलना ही मत। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट प्रिपरेशन है आपका अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम नाइट्राइट का इस्तेमाल करो। अब देखो केमिस्ट्री में बहुत सारे प्रोसेसेस, मैंने तो बताया एसिड बेस, एसिड मेटल, ये सब। और एक बात होती है डबल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ये भी आपको 10th में हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड सिंगल डिस्प्लेसमेंट। वो चीजें यहां पर मैंने कैसे नहीं दिखाई। एक मिनट, हाँ एक मिनट, एक ही मिनट। वो चीजें एक दो तीन चीजें हैं, इसके अंदर डाल देंगे हम। कितना ये कौन है बेचारा 144 वाला। तो बेटा तू आजा 144, कंट्रोल सी वी 144। ये अब देखो, रुक जाओ। और हाँ, देखो अभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में देखेंगे हम। किधर गए तो, है ना। हम्म हम्म अरे शांत बैठो रे बा। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरीके से होती है आपको पता ही है। डबल डिस्प्लेसमेंट, बेटा शांत, बेटा शांत, बेटा शांत। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अरे शांत रे, शांत रे। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा आपका ए बी और सी डी, ऐसा कुछ है। तो होता क्या है, ये दोनों एक दूसरे की पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते, राइट। मतलब ए की जगह पर ए के साथ कौन आएगा डी, और बी के साथ कौन आएगा सी। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ये कई बार इस्तेमाल होता है। उसके बाद सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या होगा ए सी प्लस बी है, तो ये होगा आपका क्या होगा बोलो, ये दोनों एक दूसरे की जगह पर आएंगे, ए बी प्लस सी। यहां पे कोई तो एक प्रेसिपिटेट होता है, ये तो पता है ना आपको। ये डबल डिस्प्लेसमेंट होती है प्रेसिपिटेशन के लिए। चलो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी एसिड के साथ अगर साल्ट की रिएक्शन करो तो क्या होता है। मान लो आपके पास एक एसिड है H2SO4 और इसकी आपने किसी साल्ट के साथ रिएक्शन कर दी, मतलब MgCl2 के साथ, या फिर NaCl के साथ ही कर दो, चलो छोड़ो, MgCl2। तो याद रखना क्या होता है, ये एक एसिड है, ये है एसिड, ये है आपका साल्ट, इसको बोलेंगे एसिड 1 साल्ट 1। तो अब होता क्या है, इसका भी डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट का ही ये एग्जांपल है। एक काम करेंगे हम इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल देखेंगे हम। देखो तो यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट ही होगा। कैसे, देखो ये डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल है बेटा। तो यहां पे कुछ ऐसा होगा, ये देखो ये सल्फेट यहां पे जाएगा और क्लोरीन उसकी जगह पर आएगा। तो आपका क्या फॉर्म होगा, बोलो क्या होगा, HCl और MgSO4। अब इसको बस बैलेंस करो, कहीं पर कुछ है तो 2।
तो आपको ये क्या आ रहा, मतलब ये एक समझ में आ रहा होगा यहाँ पे एसिड 1, तो एसिड 2 पैदा हुआ आपका और साल्ट 2 पैदा हुआ। अरे ये समझ में आया क्या? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। एसिड के साथ साल्ट की रिएक्शन करो, नया एसिड और साल्ट ही पैदा होगा, लेकिन अलग एक्सचेंज होके, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। उसके बाद है ये, कभी कभी ऐसा भी होता है बेस के साथ भी साल्ट की रिएक्शन कर सकते हो आप। तो NaOH प्लस कौन सा साल्ट लेंगे हम, बेस है ये, तो एक साल्ट है ना, एक एसिड के साथ साल्ट लिया, अब बेस के साथ साल्ट लेंगे हम CaCl2 मान लो, तो ये क्या पैदा करेगा, CaOH टेकन ट्वाइस प्लस NaCl, तो ये आपका है बेस 1 साल्ट 1 बडा शांत बस, मग आता भरपूर वेळेस सांगालोय, जरा लक्ष दे इकडं, कन्सेप्ट तर बिलकुल येत नसते, फालतू बोलण्यात इंटरेस्ट तुम्ही खूप जास्त घेता बघा। बेस 2 आणि साल्ट 2 ह्याच्याकडे लक्ष द्या, हे पुढे लागणार आहे। 11वीत पण सांगितलं होतं मी, बॉन्ड चॅप्टर अति जास्त लागते, तर ते जशाला तसा लागायला कळत असेल तुम्हाला, एकदम असा जशाला तसा आहे का नाही, असं थोडे त्याच्यामधलं काही कमी नाही। तो यहाँ पे कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कैटायन का एनायन का किसी का भी करो, क्या फर्क पड़ता है। ये देखो ये डबल डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों ने एक दूसरे की जगह ले ली। तो एसिड 1 साल्ट 1 गिव्स एसिड 2 साल्ट 2, बेस 1 साल्ट 1 गिव्स बेस 2 साल्ट 2। चलो भैया आगे चले। तो अब देखो यहां पे जरा आराम से देखो, फटफट वाला, हाँ ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड, ये है सोडियम नाइट्राइड, ये दोनों साल्ट है। यहां पे सिर्फ क्या हो रहा है, देखो NaCl और अमोनियम नाइट्राइड, क्या हुआ ये, अरे क्या हुआ, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये देखो दिस इज नथिंग बट डबल डिस्प्लेसमेंट, NaCl और अमोनियम नाइट्राइड। अब ये अमोनियम नाइट्राइड, नहीं नहीं करा बरं करा, ये है आपका अमोनियम नाइट्राइट। तो ये अमोनियम नाइट्राइट डिकम्पोज होके आपका यहाँ पे नाइट्रोजन और वाटर पैदा होंगे। अब इसको ऑफकोर्स ये देखो, ये दोनों मिला के नाइट्रोजन, राइट, और वाटर ऑफकोर्स 2 मॉलिक्यूल। अब मैं बैलेंस नहीं करता, राइट, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो ऑन द स्पॉट, मैंने उसके कई सारे मेथड बता दिए। बैलेंस को रट्टा मारना भी नहीं है, बैलेंस का रट्टा मारोगे तो उसमें आपका दिमाग पूरा गुम हो जाएगा। बस रिएक्शंस के प्रोडक्ट आपको पता होने चाहिए, रिएक्शन का लॉजिक पता होना चाहिए, बैलेंस तो ऑन द स्पॉट करना चाहिए, राइट। बैलेंस थोड़ी याद करोगे आप, राइट। उसके बाद है ये देखो, ये यल लिखा है, मतलब ये लैबोरेटरी मेथड होती है, राइट, लैबोरेटरी में पैदा किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये जो मेथड थी ना, ये लैबोरेटरी नहीं है बेटा, ये लैबोरेटरी नहीं है, ये वाले मेथड लैबोरेटरी के। अब और एक मेथड है जो कि लैबोरेटरी वैबोरेटरी कुछ नहीं है, ऐसी ही मेथड है। तो ये अमोनियम, इसका नाम बोलो जरा, बोलो क्या है ये, अमोनियम डाइक्रोमेट। इसको हीट करो तो ये डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज होने के बाद नाइट्रोजन, क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और वाटर। इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है, ऐसे भी कुछ रिएक्शन है जिनकी कोई लॉजिक नहीं होती, बहुत ही गंदी रिएक्शन होती है। ऐसे तो वैसे तो ये तो सिंपल है, लेकिन इससे बहुत गंदी होती है कभी कभी, तो उनको तो रट्टा मारना है। तो ये डिकम्पोजिशन है, इतना ही बोल सकता हूं, बड़ा मॉलिक्यूल है, छोटे मॉलिक्यूल में डिकम्पोज हो गया। उसके बाद है बेरियम अजाइड, बेरियम अजाइड कुछ नहीं है, ये भी डिकम्पोज हुआ, आपका बेरियम अलग हो गया और नाइट्रोजन। इसको बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, इधर 3 लगाओ, काम खत्म। चलो इसको लिखो अभी, करो लगते बाबा, हाँ। दो इट इज लेस रिएक्टिव ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड बट इट शोज सम रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस दिखाए गए। नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा, मतलब मेटल्स के साथ रिएक्शन बनाता है, राइट। मेटल्स के साथ ये नाइट्राइड्स बनाता है। अब नाइट्राइड्स का मतलब क्या, जैसे क्लोराइड फ्लोराइड है, वैसे नाइट्राइड है।
तो बेसिकली ये तो वैलेंसी के अनुसार होता है ना ये, राइट। जैसे मैग्नीशियम है और नाइट्रोजन है, तो इसकी क्या है वैलेंसी 2, इसकी क्या है बोलो 3, तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से Mg3n2 हो जाएगा। वैसे लिथियम की 1 है, नाइट्रोजन की 3 है, तो Li3n, और ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ये आपके दोनों कोवैलेंट है, लेकिन लिथियम का नाइट्राइड आयोनिक है बेटा। मैंने बोला जैसे कि कोवैलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर होता है और आयोनिक बॉन्ड में भी कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। अब बेसिकली ये नाइट्रोजन क्या है, मेटल है नॉन मेटल है बोलो, और ये बाकी के क्या है। तो वैसे तो इन दोनों के बीच बेसिकली प्रिंसिपली क्या होना चाहिए बॉन्ड। अरे यार तू बड़ा, ओके चलो। तो ये नॉन मेटल, ये सभी मेटल, मेटल और नॉन मेटल के बीच आयोनिक बॉन्ड तो होना तय है, लेकिन भले ही आयोनिक बॉन्ड होता हो जैसे कि NaCl, उसके बीच कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो कैटायन होता है ना, इस एनायन को डिस्टॉर्ट करता है। ये आपको अगर याद आ रहा हो तो डिस्टॉर्ट करता है वो। इसको डिस्टॉर्ट करने के बाद ये एनायन ऐसा बन जाता है और ये कैटायन इसके अंदर घुस जाता है ऐसे, और फिर ये क्या बन गया, कैसा बॉन्ड बन गया ये कोवैलेंट बॉन्ड, ओवरलैपिंग हो गई। तो एनायन को डिस्टॉर्ट करने से कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है, एनायन को डिस्टॉर्ट करने से। और एनायन की डिस्टॉर्टिंग पावर फजन्स रूल से हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। फजन्स रूल क्या कहता है कि कैटायन की डिस्टॉर्टिंग पावर और इसकी पोलराइजेबिलिटी, देखो क्या 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 इसमें हो क्या रहा है ये, कि इसकी पोलराइजेबिलिटी मतलब ये कितना पोलराइज होता है और इसकी पोलराइजिंग पावर होती है। ये कैटायन पोलराइज करता है, ये इसकी पोलराइजेबिलिटी होती है, मतलब ये खुद पोलराइज होता है। तो पोलराइजेबिलिटी इज डिस्क्राइब्ड बाय फजन्स रूल्स। फजन क्या कहता है भैया कि वो बोलता है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो कैटायन जितना छोटा है उतना डिस्टॉर्शन ज्यादा हुआ, क्योंकि उतना पास आए जाएगा और उतना डिस्टॉर्ट करेगा। सो इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द साइज ऑफ द कैटायन, but it is directly related to the size of anion, and it is directly related to the charge on the cation, cation के ऊपर का चार्ज, and also it is directly related to charge on the anion। बस एक चीज से वो इनवर्सली रिलेटेड है, वो है साइज ऑफ कैटायन। तो लिथियम का बेटा पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि लिथियम क्या है, बहुत छोटा मोटा। लिथियम यहाँ पे तो सबसे छोटे यहाँ पे होते, तो सबसे छोटे वैसे तो यहाँ पे होते हैं, लेकिन मेटल्स में तो यही है छोटा बहुत। तो इसीलिए इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये नाइट्रोजन को पोलराइज करता है, राइट। और पोलराइज करके उसका बॉन्ड क्या बन जाता है बोलो, कोवैलेंट। इसलिए ये दोनों आयोनिक है और ये बेटा कोवैलेंट है। पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोवैलेंट नाइट्राइड, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है आपकी रिएक्शंस विथ नॉन मेटल, मतलब जो नाइट्रोजन है आपका रिएक्शन कर रहा है, एक कर रहा है रिएक्शंस विथ मेटल्स है ना, दूसरा कर रहा है रिएक्शंस विथ नॉन मेटल्स। मेटल्स के साथ तो रिएक्शन उसने किसके किसके साथ कर दी, मैग्नीशियम के साथ कर दी और एल्यूमिनियम के साथ कर दी और लिथियम के साथ भी कर दी। इन दोनों के साथ तो उसने कोवैलेंट नाइट्राइड बना दी, इसके साथ सॉरी इसके इन दोनों के साथ कैसे बना दिए आयोनिक, और इसके साथ कोवैलेंट। अब नॉन मेटल के साथ ये रिएक्शन कर रहा है, खुद भी नॉन मेटल है लेकिन फिर भी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कर सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन के साथ कर रहा है और दूसरा ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ करता है तो अमोनिया, तो फेमस रिएक्शन होती है, इक्विलिब्रियम में कई बार पढ़ाती है इसको। इसको हम देखो बैलेंस तो किया हुआ नहीं है ये, हाँ बैलेंस की जरूरत भी नहीं है, आप ऑन द स्पॉट कर सकते हो। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसको हैबर्स प्रोसेस में यही रिएक्शन इस्तेमाल की जाती है। क्या होती है हैबर्स प्रोसेस, वो आगे देखने वाले हैं। और इसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये। तो इस तरीके से ये हो गए नाइट्रोजन की रिएक्शंस। अब उसके बाद है अमोनिया। नाइट्रोजन हो गया, अब हम देख रहे हैं 15th ग्रुप। 15th ग्रुप में हम देख रहे हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स। अब एक बात याद रखना है बेटा, इस चैप्टर में ना बहुत ज्यादा रट्टा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शंस कुछ नहीं इसमें पढ़ाने जैसा, कम ही है, मतलब लॉजिक कभी कभार आता है, डिस्प्लेसमेंट है, रेडॉक्स रिएक्शन है, ऐसा है, कुछ रिएक्शंस में है लॉजिक। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे हर एक रिएक्शन में लॉजिक होता है कि बेटा इसका मैकेनिज्म ये है, वो है, ये है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसमें कई सारी चीजें रट्टा ही मारने की है, बहुत सारा रट्टा मारना है। अब रट्टा मारने के लिए बेसिक तो सब है, बस आप 5 बार लिख लो, मैं जिस तरीके से बताता हूँ उस तरीके से लिख लो, पूरा आपका याद हो जाएगा।
तो करना एक ही है, ये सभी रिएक्शंस को क्या करना है बेटा, आपको लिखना है, लेकिन इनके प्रोडक्ट्स नहीं लिखने। मतलब जिसके प्रिपरेशन मेथड्स होती है ना, उसमें रिएक्टेंट्स मत लिखो, और जिसमें प्रॉपर्टीज होती है उसमें प्रोडक्ट मत लिखो, और ऐसा एक पेज बना दो, ब्लैंक पेज। और ऐसे सभी रिएक्शंस के लिए 4-5 ब्लैंक पेज बना दो, और आंसर्स पेंसिल से लिखा करो डेली। लेकिन पेंसिल कैसी होनी चाहिए, वो ब्लंट, मतलब एक बार लिखे तो दूसरी बार दिखे नहीं, वरना पहली बार लिखोगे जोर से और अगली बार उसी के ऊपर, मतलब ये तो गद्दारी हो गई ना खुद के साथ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला, या समझ में भी नहीं आया? क्या बोल रहा हूं मैं, इतना हिंदी सीख गया बोलना तुम्हारे लिए। हाँ देखो, ये करना क्या है, इस रिएक्शन को आराम से देखो, इस रिएक्शन को किस तरीके से करोगे। अमोनियम सल्फेट है, इससे हमको अमोनिया